हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस टॉपिक में हम भारत सरकार अधिनियम 1935 को देखेंगे और इसके साथ ही कुछ और महत्वपूर्ण घटनाएँ देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। इस अधिनियम यानी कि 1935 का जो अधिनियम है बनाने की शुरुआत साइमन कमीशन की रिपोर्ट के साथ ही हो गई थी। और जैसे ही तीसरे गोलमेज सम्मेलन में 1935 के भारत सरकार अधिनियम की योजना को अंतिम रूप दिया गया था। मार्च 1933 में ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया जो 1935 के अधिनियम के निर्माण की दिशा में एक कदम था। इस समय भारत सचिव सैमुअल होर थे। कौन थे? सैमुअल होर थे जिस समय 1935 का जो अधिनियम आया। सचिव कौन थे? सैमुअल होर। इंडियन लिबरेशन फेडरेशन ने श्वेत पत्र की आलोचना करते हुए मत व्यक्त किया कि इसमें भारतीय मांगों की अपेक्षा साम्राज्यीय हितों की रक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया और ऑल इंडिया नेशनल ट्रेड यूनियन ने श्वेत पत्र को दोहरा रोलर बताया गया। क्या बताया गया? दोहरा रूलर बताया गया। किसने? ऑल इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन ने। श्वेत पत्र का विचार करने के लिए लॉर्ड लिन लिथगो की अध्यक्षता में ब्रिटिश संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति का गठन किया गया। प्रवर समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय संघ की स्थापना तभी हो सकती है जब इसमें कम से कम 50% राज्य जो है शामिल हो। प्रवर समिति की रिपोर्ट के आधार पर 2 अगस्त 1935 को भारत सरकार अधिनियम पारित होता है। तो 2 अगस्त 1935 को ये आ जाता है सरकार अधिनियम। 1935 के अधिनियम द्वारा प्रांतों का द्वैत शासन अब केंद्र में लागू कर दिया जाएगा। 1935 का अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अब तक का सबसे बड़ा अधिनियम था। इसमें 321 धाराएं व 19 परिशिष्ट थे। यह अंग्रेजों द्वारा भारत में लागू किया गया अंतिम संवैधानिक प्रयास था जो सबसे लंबे समय तक कार्यरत रहा। 1935 के अधिनियम के आधार पर ही भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण किया गया। 1935 के अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से पृथक किया गया। तो बर्मा को अलग कर दिया गया किससे? भारत से पृथक। ये 1935 के तहत किया गया। साथ ही अदन को ब्रिटिश भारत के नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया। बरार को मध्य प्रांत में शामिल किया गया और 2 नए प्रांतों उड़ीसा व सिंध का निर्माण हुआ। एक संघीय अदालत की स्थापना भी हुई। 1935 का अधिनियम संवैधानिक निरंकुशता का प्रतीक था। इसमें इतने अधिक नियंत्रण थे कि भारत की राजनीतिक शक्ति ब्रिटिश सरकार के हाथों में बनी रहेगी। नेहरू ने कहा कि 1935 का अधिनियम एक ऐसा यंत्र है जिसमें इंजन नहीं है। तो यहाँ पर किसने क्या कहा? एग्जाम में अक्सर जो है क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। साथ ही द्वैत शासन वाला, इसके अलावा कौन सा किसके ब्रिटिश सरकार से अलग हुआ, ये सारी चीजें बहुत यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। 1935 के अधिनियम के 9वें भाग द्वारा संघीय लोक सेवा आयोग एवं प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई और 1935 के अधिनियम का विस्तृत वर्णन अगले अध्याय भारत का संवैधानिक विकास में देखें। तो यहाँ पर जो है इसकी डिटेल में अगर हम बात करेंगे तो ये जो है बताया संवैधानिक विकास में इसमें कहा है। तो ये तो नोट है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे 1937 के प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन। तो 1936 में लखनऊ और फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशनों में कांग्रेस ने 1937 में होने वाले चुनावों में हिस्सा लेने का क्या लिया? निर्णय लिया। सत्ता में भागीदारी के मुद्दे पर चुनावों के बाद विचार करने का निर्णय लिया गया। नेहरू व सुभाष चंद्र बोस सत्ता में भागीदारी के खिलाफ थे। तो देखिए यहाँ पर दोनों की कितनी बड़ी जो है भागीदारी दिखाई देते, दोनों साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं और लोग फालतू में कहते हैं दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। क्योंकि सत्ता में भागीदारी का अर्थ था कि 1935 के अधिनियम को स्वीकार करना। फैजपुर अधिवेशन में पूर्ण लोकतंत्र संबंधी प्रस्ताव पारित हुआ। फैजपुर
वेशन में चीन के प्रति सहानुभूति दर्शाते हुए जापानी वस्तुओं के बहिष्कार का प्रस्ताव किया गया। फैजपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कार्य समिति में आचार्य नरेंद्र देव, जेपी नारायण एवं अच्युत पटवर्धन को शामिल किया गया। फैजपुर अधिवेशन में कृषि संबंधी कार्यक्रम इस प्रकार से थे जैसे कि भू राजस्व में कमी, सामंती उपकरणों की समाप्ति, सहकारी कृषि और कृषि संगठनों की स्थापना, कृषि मजदूरों के लिए आजीविका योग मजदूरी, ये सभी। आगे देखते हैं, कांग्रेस ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में नागरिक स्वतंत्रता की बहाली, कृषि के ढांचे में व्यापक परिवर्तन, लगान में कमी, राजनीतिक कैदियों की रिहाई, किसानों को कर्ज से राहत, हड़ताल करने व संगठन बनाने का अधिकार देने आदि का वचन दिया गया। जनवरी-फरवरी 1937 में हुए चुनावों में कांग्रेस ने 5 प्रांत, कौन-कौन से? मद्रास संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था। तो 5 प्रांत, मद्रास संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा में पूर्ण बहुमत क्या कर लिया था? प्राप्त कर लिया था। बम्बई, असम व उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरती है। बम्बई में कांग्रेस को 1975 में से 86 सीटें मिली थी। तो कितनी सीटें? 86 सीटें मिली थी बम्बई में कांग्रेस को बहुमत से केवल 2 मत कम थे। केवल बंगाल, पंजाब, असम व सिंध में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला था। जुलाई 1937 को कांग्रेस ने मद्रास संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बम्बई, उड़ीसा कुल 6 प्रांत में 6 महीने में विलंब से सरकार का गठन किया। बाद में उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में भी गैर कांग्रेसी सदस्यों के कांग्रेस में शामिल होने से उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में भी कांग्रेस ने सरकार बना ली थी। अतः कुल 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। 7 प्रांतों में कांग्रेस बहुसंख्यक दल के रूप में थी। आगे देखते हैं, कांग्रेस ने सिंध व असम में साझा सरकार बनाई। सिंध में कांग्रेस ने गुलाम हुसैन हिदायत उल्ला खां के मंत्रिमंडल को और असम में बारदोलाई के मंत्रिमंडल को समर्थन दिया था। आगे देखते हैं, 1935 के चुनावों के तहत सिंध में अप्रैल 1937 से मार्च 1938 तक गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह तथा मार्च 1938 से अप्रैल 1940 तक अल्लाह बख्श समरू ने सरकारें बनाई थीं। केवल बंगाल और पंजाब में ही गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने। पंजाब में सिकंदर हयात खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग और यूनियनिस्ट पार्टी ने संयुक्त रूप से सरकारें बनाई थीं। बंगाल में फजल उल हक के नेतृत्व में कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग ने संयुक्त सरकारें बनाई थी। अब यहाँ पर प्रांत देखते हैं, कांग्रेसी प्रधानमंत्री देखते हैं। बम्बई में जी खैर हो गए। यूपी यानी संयुक्त प्रांत गोविंद बल्लभ पंत। मद्रास में सी राजगोपालाचार्य। उड़ीसा में हरे कृष्ण मेहताब। बिहार में श्री कृष्ण सिन्हा। मध्य प्रांत में डॉक्टर खरे और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में डॉक्टर खान साहब। अब प्रांतीय सरकारों की उपलब्धियां देखते हैं। पहली बार प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी व स्वायत्त सरकार बनी। कांग्रेस शासित कांग्रेस शासित जो प्रांत थे, किसानों में जागरूकता व राजनीतिक चेतना बढ़ी। राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया। बिहार में कांग्रेसी मंत्रिमंडल के प्रथम अधिवेशन में वहां किसान जुलूसों की शक्ल में असेंबली भवन में घुसकर कुछ समय तक सीटों पर बैठे रहे। 1932 ईस्वी के जन सुरक्षा अधिनियम द्वारा प्रांतीय सरकार को प्रदत्त सभी आपातकालीन अधिकार रद्द कर दिए गए। संयुक्त प्रांत व बिहार में 1939 में काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा आगरा व अवध के किसानों को जोत का पुश्तैनी अधिकार मिला।
मद्रास में कांग्रेस सरकार के राजस्व मंत्री टी प्रकाशम की अध्यक्षता वाली समिति ने स्थायी बंदोबस्त वाले क्षेत्रों में भूमि के स्वामित्व का अधिकार जमींदारों से लेकर किसानों को देने की सिफारिश की। बम्बई सरकार ने 1937 में कपड़ा जांच समिति की नियुक्ति की। हड़ताल रोकने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम 1939 पेश किया गया। 1937 में प्रांतों में बनी लोकप्रिय सरकारों से किसान आंदोलन को कोई प्रोत्साहित नहीं मिला, क्योंकि सरकारों को जब प्रांतों में सत्ता मिली तो उन्हें कई व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के मंत्रियों ने स्वेच्छा से अपना वेतन 500 रुपये प्रति माह कर दिया गया एवं द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के टिकट पर रेलों की यात्रा की थी। आगे देखते हैं, कांग्रेस शासित राज्यों के मंत्रिमंडलों के कार्यों की समीक्षा के लिए एक केंद्रीय नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। इसे संसदीय उपसमिति भी कहा जाता है। इस परिषद के सदस्य थे सरदार पटेल, मौलाना आजाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखते हैं कांग्रेस मंत्रिमंडल का त्याग पत्र। तो 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने के बाद जो है तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने भारतीयों की अनुमति के बिना ही भारत को ब्रिटेन व फ्रांस के साथ जर्मनी के विरुद्ध युद्ध में शामिल कर लिया गया। कांग्रेस कार्य समिति ने युद्ध भड़काने के तुरंत बाद बैठक की, किंतु लिनलिथगो से ब्रिटेन के युद्ध उद्देश्यों के विषय में और ये किस तरह युद्ध काल के दौरान एवं युद्ध के पश्चात भारत को प्रभावित करेंगे, इस विषय में संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं कर सकी। वायसराय द्वारा कांग्रेस से पूछे गए मनमर्जी द्वारा भारत को साम्राज्यवादी युद्ध में भागीदारी बनाने पर कांग्रेस कार्य समिति ने 22 अक्टूबर 1939 को एक प्रस्ताव पास कर कांग्रेसी मंत्रिमंडलों को त्याग पत्र देने का निर्देशन दिया और नारा दिया कि ना कोई भाई ना कोई पाई, पद पर बने रहने का अर्थ है युद्ध में सरकार के साथ है। इस पर कांग्रेस शासित 8 राज्यों के मंत्रिमंडलों, 7 कांग्रेस से पूर्ण बहुमत वाले राज्य और असम में साझा सरकार ने 15 नवंबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस सरकार ने कुल 28 माह तक क्या किया? शासन किया। 3 राज्यों बंगाल, पंजाब व सिंध में ही लोकप्रिय सरकारें रहीं। कांग्रेस मंत्रियों के त्यागपत्र के बाद मुस्लिम लीग ने भीमराव अंबेडकर के साथ 22 दिसंबर 1939 शुक्रवार को मुक्ति दिवस यानी कि डिलीवरेंस डे मनाया, क्योंकि उनका मानना था कि वे अब कांग्रेस राज्य के अत्याचारों से क्या हो गए हैं? मुक्त हो गए हैं। कांग्रेस ने युद्ध समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस ने जुलाई 1940 में सरकार को प्रस्ताव रखा कि यदि स्वतंत्रता की बात मान ली जाए एवं केंद्र में अस्थायी सरकार स्थापित की जाए तो वे युद्ध में सरकार को सहयोग करेंगे। तब चर्चिल ने कहा था, मैं ब्रिटिश साम्राज्य का विघटन करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बना हूँ। अब आगे बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस युद्ध में सहयोग की नीति का विरोध करते हुए ब्रिटेन पर आया ये संकट भारत को आजादी दिलाने का दुर्लभ अवसर है, इसका पूरा फायदा हमको उठाना चाहिए, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। गांधी व नेहरू के अनुसार भारत को ब्रिटेन की बर्बादी की कीमत पर स्वतंत्रता नहीं चाहिए, क्योंकि ये अहिंसा का रास्ता नहीं है। आगे देखते हैं, जून 1941 में जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कर दिया तो भारतीय साम्यवादियों ने ब्रिटेन विरोधी रुख त्याग कर सरकार के युद्ध प्रयासों का समर्थन करना शुरू कर दिया। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हरिपुरा गुजरात में कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया। हरिपुरा अधिवेशन में बोस के नाम का प्रस्ताव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखा था। हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना की थी। इसके सदस्य में घनश्याम दास बिरला, लाला श्री राम, विश्वेश्वर रैया, पुरुषोत्तम
ठाकुरदास, अ, बालचंद हीरा चंद्र, अम्बाला लाल, साराभाई आदि शामिल थे। बोस ने राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना मेघनाद साहा के आग्रह पर की थी और इसमें उप समिति तकनीकी शिक्षा समिति के अध्यक्ष मेघनाथ साहा थे। आगे देखते हैं, हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने रियासतों के जन आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय लिया। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए बोस ने हिंदी भाषा के रो, रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोस जो है हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत कर रहे हैं हरिपुरा अधिवेशन में। अब ये तो हो गया हरिपुरा अधिवेशन। अब देखते हैं कांग्रेस का त्रिपुरी संकट। 1939 में त्रिपुरी यानी जबलपुर मध्य प्रदेश के कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष बनना चाहते थे। जब मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बोस के विरुद्ध अपना नाम वापस ले लिया तो गांधी जी ने पट्टाभी सीतारामैया को अपना उम्मीदवार बनाया। बोस ने 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव इसलिए लड़ा कि वह एक आक्रामक नीति के पक्ष में था जिसका कांग्रेसी नेता विरोध कर रहे थे। त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्षीय उद्बोधन का अंग्रेजी अनुवाद शरद चंद्र बोस ने किया था। त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी स्वयं नहीं आए और गोविंद बल्लभ पंत को भेजा। सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया। वह लगातार दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। गांधी जी ने सीतारामैया को अपनी हार बताया। त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात बोस एवं दक्षिणापंथी का समस्त झगड़ा कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन को लेकर केंद्रित हो गया। चुनावों के बाद सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को अपनी इच्छा अनुसार कार्यकारिणी नियुक्ति करने को कहा, लेकिन गांधी जी ने कोई भी नाम सुझाने से इनकार कर दिया। आगे है, अंत में अप्रैल 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र बोस के स्थान पर कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक के अध्यक्ष जो है शार्दुल सिंह कवीशा थे। कौन थे? शार्दुला सिंह कवीशा थे। इसी वर्ष अगस्त माह में सुभाष चंद्र बोस को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी व बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया व कांग्रेस के सभी पदों से उन्हें 3 वर्षों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। स्प्रिंग टाइगर ये सुभाष चंद्र बोस की ही जीवनी है और ये जो है यूजीसी नेट ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, जो ह्यूज टोए द्वारा लिखी गई थी। स्प्रिंग टाइगर। बोस ने एन इंडियन पिलग्रिम द इंडियन स्ट्रगल नामक आत्मकथा की रचना की थी। द इंडियन स्ट्रगल के 2 भाग हैं। बोस ने आत्मकथा इंडियन स्ट्रगल में कहा कि भारत की मुक्ति गांधी के नेतृत्व में नहीं है। तो यहाँ पर जो है त्रिपुरी में क्या होता है कि गांधी जी और उनमें क्या है विवाद हो जाता है सिर्फ विचारों को लेके। तो ये सब चीजें उनको हटा भी देते हैं, वो वहां से इस्तीफा दे देते हैं। इस तरह से ये चीजें हैं। आगे है अगस्त प्रस्ताव 1940। मार्च 1940 में कांग्रेस ने रामगढ़ यानी बिहार में आयोजित वार्षिक अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर कहा कि यदि ब्रिटिश सरकार केंद्र में एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन करें तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार का सहयोग कर सकती है। 7 जुलाई 1940 के कांग्रेस के पूना प्रस्ताव में भी ब्रिटिश सरकार को युद्ध में सहयोग का यह प्रस्ताव दोहराया गया। रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। कांग्रेस के इस प्रस्ताव के जवाब में वायसराय लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के गठन की मांग को क्या किया गया? अस्वीकार कर दिया गया और एक वैकल्पिक प्रस्ताव रखा। अब अगस्त प्रस्ताव की कुछ बातें थी। डोमिनियन स्टेट
दूसरा है युद्ध के बाद मुख्यतः भारतीय प्रतिनिधि द्वारा संवैधानिक त्रिमात्रीय संस्था का गठन किया जाए। तीसरा है वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाए। युद्ध सलाहकार परिषद वॉर एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया जाए। अल्पसंख्यकों को पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन। उपरोक्त आधारों पर भारतीय लोग सरकार को सहयोग करेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने अगस्त प्रस्ताव के बारे में कहा कि जिस डोमिनियन स्टेट पर यह प्रस्ताव आधारित है वह दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह है। अतः नेहरू के अनुसार डोमिनियन स्टेट का मुद्दा अप्रासंगिक हो चुका है। अब गांधी जी ने कहा कि अगस्त प्रस्ताव में अगस्त प्रस्ताव मतलब भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित ही है। अगस्त प्रस्ताव में राष्ट्रवादियों और उपनिवेशी सरकार के बीच की खाई और चौड़ी होती गई। मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव में अल्पसंख्यकों को दिए गए आश्वासनों का स्वागत किया गया, किंतु पाकिस्तान की मांग स्वीकार न किए जाने के कारण लीग ने अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अगस्त प्रस्ताव में पहली बार भारतीयों द्वारा स्वयं संविधान निर्माण करने के तर्क को मान्यता दी गई तथा डोमिनियन स्टेट के मुद्दे को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह से भी क्वेश्चन जो है हर एक एग्जाम में यूजीसी नेट हो, कोई सा भी एग्जाम हो, टीजीटी पीजीटी के भी किसी भी व्यक्तिगत सत्याग्रह से पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर जो है कांग्रेस के अगस्त प्रस्ताव को पूर्णतया अस्वीकार कर दिया गया और गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया गया। और इसमें व्यक्ति कौन कौन से चुने गए, तो सबसे पहले हैं गांधी जी ने। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है 17 अक्टूबर 1940 को शुरू हुआ। प्रथम सत्याग्रही के रूप में गांधी जी ने विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही के रूप में जवाहरलाल नेहरू को जो है नियुक्त किया। विनोबा भावे ने पवनार यानी वर्धा के निकट से 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही भी हैं जो है ब्रह्मदत्त, चौथे हैं प्यारेलाल, पांचवें हैं मौलाना अबुल कलाम और छठे हैं सत्याग्रही सरदार पटेल। तो एग्जामिनर जो है विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू कई बार पूछा है। अगर यूजीसी नेट पूछेगा तो तीसरा पूछेगा, चौथा पूछेगा, पांचवा पूछेगा और छठवां पूछेगा। तो तीसरा है ब्रह्मदत्त, चौथे हैं प्यारेलाल, पांचवें हैं मौलाना अबुल कलाम और छठे हैं सत्याग्रही सरदार पटेल। आगे देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह में जवाहरलाल नेहरू एकमात्र सत्याग्रही थे जिन्हें 4 माह की सजा हुई थी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है अपने आप में। व्यक्तिगत सत्याग्रह का दूसरा चरण जो है 5 जनवरी 1941 को शुरू हुआ। इस सत्याग्रह में करीब 25,000 सत्याग्रही जेल गए थे। सत्याग्रहियों ने गांवों में युद्ध विरोधी भाषण दिए और गांवों से दिल्ली की ओर प्रस्थान करने का जो है प्रयास किया। इस प्रकार इस आंदोलन का नाम दिल्ली चलो अभियान भी पड़ा था। तो बस यहीं तक इसको रखते हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं बनाएंगे। और आगे जो है अब हम मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग से संबंधित जो है वीडियो बनेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पूरी बुक को कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। कई लोग कहेंगे कि ये तो सिर्फ आपने पढ़ ही दिया है, तो पढ़ने में भी क्या मेहनत नहीं लगती? तो मेहनत तो लगती ही है, कोई भी वीडियो बनाए उसमें मेहनत लगती है। तो उसके लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।